ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सवालों के घेरे में डेरे सतलोक आश्रम की जो मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है, उसमें डेरा सच्चा सौदा सिरसा को भी अपने लपेटे में लिया है और पिछली जो रिपोर्ट्स हैं मिलिट्री की, उनका भी बात सामने आई है और वहां पर ट्रेनिंग की बात दी जा रही है, शस्त्रों की ट्रेनिंग वहां पर चल रही है। इसको लेकर के सभी मेहमानों से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर आदित्य इंसा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता डेरा सच्चा सौदा सिरसा के। डॉक्टर आदित्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो डिस्कशन चल रही है उस पर काफी सवाल उठे हैं आपकी डेरा सच्चा सौदा सिरसा पर हाईकोर्ट में। आदित्य जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपत्ति है और ऐसा शोभा नहीं देता ऐसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना। मेरे ये निवेदन है उनसे कि शालीनता के दायरे में रहें। जब तक कोर्ट ने कुछ नहीं प्रोनाउंस किया, ये सबको एक झटके में क्रिमिनल नहीं कह सकते। और दूसरी बात है कि जहां तक इन्होंने फाइनेंसेस की बात करी, तो डेरे के जो अकाउंट्स हैं, सारा कुछ ऑडिट होता है, सारा कुछ जो संस्था है अंडर द एम्बिट ऑफ द लॉ एग्जिस्ट करती है, एक रजिस्टर्ड बॉडी है वो, और सारी की सारी रिपोर्ट जो है सरकार को दी जाती है और सब कुछ लॉ के दायरे में है। तीसरी जो मैं गुजारिश करूंगा कि चंद सेवादार जो हैं, जो आश्रम के सत्संग पे आते हैं और सिक्योरिटी की सेवा करते हैं, क्योंकि वहां भारी तादाद में, क्योंकि 25 जनवरी को लगभग 1.5 करोड़ संगत होती है और लाखों में संगत आना एक आम बात है, तो वहां पे चंद सेवादार सत्संगों पे आते हैं जो कि सिक्योरिटी के सेवादार हैं और आके चले जाते हैं जी। और ऐसे में इंस्टेंसेस आपको बता सकता हूं कि जब 2.5 किलो RDX का ब्लास्ट किया गया गुरुजी के कारकेड पे, हरियाणा पुलिस को अंबाला में इंफॉर्मेशन दी थी कि बख्शीश सिंह की कार की एक जीप में हमें ट्रेल कर रहा है। वो उस टाइम जो था पूर्णतः एक्ट नहीं कर पाए और जो जिन्होंने बॉम्बिंग करी, जिन्होंने ब्लास्ट किया, उनको हमारे सेवादारों ने पकड़ा था, ना कि हरियाणा पुलिस ने। पहली बात। दूसरी बात, खुकियावाली में जब अटैक हुआ था तो 125 के लोग करीब लोग थे और वहां पे पुलिस मौजूद थी और पुलिस ऐन मौके पे वहां से हट गई और वो अटैक उन्होंने होने दिया। हालांकि डेरा की संगत हजारों में थी। ये तो गुरुजी की शिक्षा की वजह से और गुरुजी की प्रेरणा है कि किसी से हमने गलत नहीं करना, चाहे कोई कितना भी गलत क्यों ना हो जी। नहीं तो वहां बहुत भारी खून खराबा हो सकता था। ये ऐसी इंसिडेंट हुई। इस वजह से जो है हम अपना दायित्व और ड्यूटी समझते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बार बार हथियारों के जखीरे बरामद हो रहे हैं, बार बार थ्रेट्स आ रही है और आईबी ने कई चीजें और भी इंटरसेप्ट की हैं कि कई धार्मिक स्थानों से पाकिस्तान में उनके अकाउंट से बातचीत होती है। ये भी आईबी के इंटरसेप्ट्स हैं और ये भी इंटरसेप्ट्स हैं कि क्रॉस बॉर्डर जो ड्रग माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं और जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके निशाने पे हम हैं। आदित्य जी, तो माननीय हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर लेकिन कोई भी बात, कोई गुमनाम चिट्ठी आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, जब डेरा सच्चा सौदा का नाम आता है तो एकदम सारे ऐसे रिएक्ट करते हैं। और कोई जो 104 मानवता भलाई के कार्य हैं जिसमें वेश्याओं से सैकड़ों लड़के, हजारों लड़के शादियां कर रहे हैं, उनका जिक्र कोई नहीं करता जी। लेकिन आदित्य जी, ये बात जो आप बता रहे हैं हम मान लेते हैं आपकी, बिल्कुल इसमें सामाजिक दायित्व है वो आप कर रहे हैं, लेकिन जब भी डेरे का नाम आता है, अगर हम हरियाणा की बात करें तो डेरा सच्चा सौदा सिरसा का नाम आता है, तो उसके साथ विवाद अपने आप ही क्यों शब्द निकल के आ जाता है? विवाद फिर क्यों हो रहा है जब सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कौन ये विवाद पैदा कर रहा है? पूछा और मैं बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे जवाब देने का मौका दिया। देखिए, हमें सिर्फ आज की जो हमारा सामान्य ज्ञान है या आज का जो हमारा दुनियावी ज्ञान है उसके संदर्भ में नहीं, अगर हमने रूहानियत को समझना है तो हमें देखना पड़ेगा कि पहले भी संतों को, गुरु साहिबानों को, जब भी पीर फकीर आए, औलिया आए, संत आए, अवतार आए, तो उनको अपने जीवन काल में ऑपोजिशन और तकलीफों के अलावा कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो समाज को बदलना चाहते थे। गुरुजी नशे छुड़ा रहे हैं, मांसाहार छुड़ा रहे हैं, हरामखोरी छुड़ा रहे हैं और गुरुजी सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि भगवान को पैसा नहीं चाहिए। गुरुजी फ्री मेडिटेशन सिखा रहे हैं। उसके अलावा गुरुजी कह रहे हैं कि जहां बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो भगवान को पैसा मत दें। उसके अलावा गुरुजी ने जो जात धर्म के बंधन थे उसको तोड़कर सबको एक ही पहचान दी, इंसानियत की पहचान, और सबको इंसान बनाया। आदित्य जी, और जो आप बात बता रहे हैं नेक काम है, गुरुओं का, फकीरों का यही काम होता है, लेकिन जो संगीन आरोप लगे हैं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख पर, उन आरोपों की अगर हम छाया में देखें तो ये सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं। लार्जेस्ट आई बैंक चलाता हूं, तो हम लोग अकल से पैदल नहीं है जो हम वहां पे रहते हैं। और आपके लिए भी स्वागत है, डेरा के दरवाजे हरदम खुले हैं, जब मर्जी आइए और देखिए कौन सा हथियारों का जखीरा है, कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है, पहले अपनी आंखों से देखिए
उसके बाद कुछ कहिए, लेकिन वो सुनी सुनाई वो बातों पे काम आदित्य जी हम रिएक्ट नहीं करना कह वो रहे सही हैं और ना हम देखेंगे, ना हमारे वो अधिकार क्षेत्र में है। वो जो प्रशासन है, सरकार है, अदालतें हैं, उनका काम है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि सवालों के घेरे में डेरे क्यों आ रहे हैं और आज से नहीं है। जब भी यकायक कोई ऑस्ट्रिया में दुर्घटना होती है, कोई ऐसी अनहोनी होती है और उससे हफ्ते हफ्ते तक पंजाब उबलता रहता है, हरियाणा में भी इस तरह की बातें आती हैं। कुछ अभी आपने देखा पिछले जो है 14 दिन तक वहां पर सब कुछ ठप हो गया था बरवाला में। कुछ भी वहां पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। ऐसी ऐसी वारदातें हुई थी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। दीवान साहब, जो बात कह रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कुछ भी हो जाता है तो डेरा के जो लोग हैं वो वहां वॉलंटियर्स हैं, वो वहां पहुंचते हैं। लेकिन उनकी कीमत पर इस बात को नहीं जुटलाया जाना चाहिए कि जो आरोप लगे हैं बेहद गंभीर हैं और सवाल एक बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। देखिए, दो बातें इसमें जरूर हैं जी। जैसे एसके गर्ग जी, उन्होंने अपनी बात में जब उन्होंने अपना बिंदु रखा था तब भी रखा था जी कि 2010 की एडवाइजरी है, 2011 में प्रकाशित हुई है जी। जब कोई हम अखबार में कोई खबर छापते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम अपने चैनल पे खबर दिखाते हैं तो खुफिया एजेंसियां जितनी भी हैं वो कम से कम जो पुलिस अफसर कंसर्न है वहां के और खुफिया एजेंसियां, इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, वो उस पर एकदम से संज्ञान लेती हैं कि क्या मेरे एरिया में ये काम हो रहा है जी। जब ये सुनवाई हो रही थी तो हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने भी इस बात का विरोध किया था। बिल्कुल, कि जब एमिकस क्यूरी जो वहां पर अनुपम गुप्ता अपनी बात रख रहे थे तो हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, जरूरत नहीं है ज्यादा। इसके बावजूद जी हाई कोर्ट ने जब अपना जो फैसला सुनाया, क्योंकि जिस दिन सुनवाई हुई थी उस दिन फैसला नहीं सुनाया था जी, और फैसला अब आया रिटर्न में हमारे पास, मेरे पास भी है वो आदेश की कॉपी, गर्ग साहब के पास भी होगी। उसमें इसका जिक्र करते हुए कहा कि अब तो ये जनहित याचिका होनी चाहिए जो हमने डेरा सच्चा सौदा के संदर्भ में कही है जी। लेकिन वो बार बार रिट्रेट कर रहे हैं कि जो आश्रम है, डेरे हैं जी, उसमें खाली फिर डेरा सच्चा सौदा की बात नहीं वो कर रहे हैं, वो सभी डेरों की, आश्रमों की बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि जो सतलोक आश्रम से कहते हैं जो पिक्चर हमारे सामने पेश हुई है गैर जमानती वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो खूनी संघर्ष हुआ, इसका शब्द का प्रयोग करके उन्होंने हाईकोर्ट में कि खूनी संघर्ष जो हमें देखने को मिला ये स्टेट के लिए भी, जुडिशरी के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी ये थ्रेट है जी। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है और आगे बेकाबू स्थिति हो सकती है अगर अभी नहीं संभाली जाती जी। मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूंगा जी। जैसे हम कह रहे हैं कि इंटेलिजेंसिया जो है ये काम करता रहता है, अगर इंटेलिजेंसिया ये काम करता रहता तो आज जितनी सतलोक आश्रम के बारे में बातें छन छन के आ रही हैं, जिनकी अभी हम ये नहीं कह रहे कि वो सच्चाई है, अभी पुलिस जांच कर रही है, जो आरोप अदालत में फैसला कर जो अदालत में जो कह के पुलिस रिमांड ले रही है कि हमें अभी ये पता करना है कि नक्सलवाद के साथ कोई संबंध था या नहीं। ना तो हमने कहा ना किसी ने कहा कि नक्सलवाद का संबंध था वहां, उन्होंने ये कह के लिया रिमांड, लेटेस्ट जो रिमांड लिया कि नक्सलवाद के साथ संबंध था या नहीं वो भी जांच का विषय। लेकिन जो 26.52 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं जी, क्या ये पैसा कहीं और किसी काम के लिए नहीं प्रयोग हो सकता था? क्या जनहित के लिए नहीं प्रयोग हो सकता था? अगर वहां पर कन्फ्रंटेशन ना होती, इतना बड़ा पुलिस फोर्स लगानी पड़ती, ये पैसा क्यों खर्च हुआ? ये एक इसलिए डेरों पे सवाल खड़ा होता है, इसलिए नहीं सवाल पड़ता। इसमें डेरों की अगर बात करें तो हर कोई इससे प्रभावित होता है। और आज की एक और खबर है जिसमें जो वहां सतलोक आश्रम में जो पूरी ऑपरेशन चला था 2-3 दिन तक, उसमें जो किसानों के जो खेत थे वहां पर वो तबाह हो गए हैं। वो भी अब अपना उन्होंने मुआवजे की मांग की है। हर कोई इससे अछूता नहीं रहता है और हर किसी के लिए इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, बल्कि दुर्घटनाएं मैं कहूंगा, वो पीड़ाजनक होती हैं और नुकसान उनको दे करके जाती हैं। कपूर साहब आपसे जानना चाहूंगा, मैं कपूर साहब बाद में जाएंगे। जो आपने कहा ना उसमें हाई कोर्ट के फैसले में भी इस बात का जिक्र है कि आसपास के 72 एकड़ जमीन की फसल खराब हुई है जी। हाई कोर्ट उन्होंने मुआवजे की मांग भी की है, वहां तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया है जो बरवाला के आसपास के थे। कपूर साहब, इसमें अदालत में मामला है, चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। उम्मीद जिस तरीके से, जिस स्पीड से अदालत अभी मामले को ले रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द उसका हमें जो है परिणाम भी मिलेगा, उसका फैसला भी आ जाएगा। लेकिन जब तक फैसला नहीं आता है तब तक क्या पुलिस या सरकार अपने खुद के जिम्मेदारी लेते हुए
जो कुछ हो रहा है, जो सामने साफ दिख रहा है, किसी अदालत की जरूरत नहीं है, किसी के नेता की जरूरत नहीं है, जाकर के जो भी बेकायदगी हो रही है, जो गलत काम हो रहा है, उसको रोक नहीं सकती है क्या पुलिस? नहीं, बिल्कुल रोक सकती है। आप देखिए, मैं इसमें लेकिन रोक तो नहीं रही है। आप देखिए, पुलिस को मैं बधाई दूंगा इस मामले में। जो ऑफिसर ने कहा, अगर वो उस दिन डायरेक्ट ऑपरेशन करे तो बहुत सारे मासूम बच्चे, मासूम आते, जो बाबे ने अपने लगा रखी थी ना, सारी की सारी कवर लगा रखी थी, तो बेशुमार नुकसान होता है। और बिल्कुल, और आप देखो 70 एकड़ सारे की सारी एडमिनिस्ट्रेशन और सारे का सारा समाज वहां पे पैरालाइज कर रखा था उन्होंने। तो ये तो पुलिस ने बड़ी अकल दिखाई और बड़ी मेच्योरिटी दिखाई कि उन्होंने डायरेक्ट अटैक नहीं किया। तो इन लोगों पे तो नजर भी रखनी चाहिए और इनके साथ सख्ती भी करनी चाहिए, और सरकार कर रही है। अब यार लोग कहते हैं जी नक्सलियों के साथ संबंध है, पुलिस ने रिमांड लिया तो पूछना तो पड़ेगा ना बाबा जी से। और मैं तो कहता हूं इन बाबों के साथ जितनी सख्ती की जाए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हार्डन क्रिमिनल से कम नहीं है ये। और एक समझते हैं कि इनकी वो फॉलोइंग बड़ी है और उसमें ये पढ़े लिखे आदमी है, वकील को पैसे भी दे सकते हैं, पुलिस हर जगह हर काम कर सकते हैं जी। फॉलोइंग, कपूर साहब, फॉलोइंग की बात करें तो नरवाना साहब आपसे भी मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा। जिस वक्त ये जद्दोजहद चल रही थी कि संत रामपाल को जो है पेश करना है, लेकर के आए, उस वक्त वो लोग कह रहे थे कि हमारे जो भी उस वक्त कहा गया था, विरोध किया गया था उनकी तरफ से। लेकिन बाद में अब ये बात सामने आ रही है कि उनको तो जो है बंधक खुद को बनाया हुआ था, तो जो संगत ने ही बंधक बना लिया था, तो फिर वो कैसी संगत थी नरवाना साहब? हाँ, ऐसा है, ये एक्चुअली दो बातों का इसमें मर्जर है। एक तो ये कि वो बीमार थे और ये मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने भी बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स का लेके कोर्ट में पेश किया था, माननीय हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, परंतु गवर्नमेंट का स्टैंड भी यही था और 3 डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी थी कि वो बीमार है। जब वो बीमार थे तो संगत ने कहा भी हम आपको इस हालत में जाने नहीं देंगे, जब आप ठीक हो गए तब जाना। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि पहले भी ये 5 साल तक लगातार सेशन कोर्ट में पर्सनली अपीयर होते रहे हैं। हाई कोर्ट में तो केवल क्रिमिनल कंटेम्प्ट का एक शोकाज नोटिस था, जहां वो पेश होते और कोर्ट उनका पर्सनल बॉन्ड पे या बेल पे उनको इमीडिएट रिलीज करती। इसलिए हाई कोर्ट में पेश ना होने का उनके द्वारा कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। ये बस इस वजह से हो गया कि वो सबसे बड़ा यही था कि पेश नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो तो खुद बन सकते हैं। पेश का मैं बताया ना आपको रीजन कि वो बीमार थे, संगत ने पेश नहीं होने दिया उनको। इस वजह से इसका जवाब है, जब वो गए तो पैदल चल के गया, वहां पे जेल लगे तो वहां पे पैदल चल के गया वो बिल्कुल। और जब बाहर आए थे, जब रिपोर्ट्स आई थी, बीपी तक भी उनका नॉर्मल था, ऐसी मीडिया में खबरें आई थी। उस वक्त कुछ नहीं था। चलिए, वो मामला अदालत के विचाराधीन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जी, ये बात आप एक हफ्ते के बाद की कर रहे हैं। जब 17 को ये मैटर डिस्कस हुआ था, उस दिन की पोजीशन मैंने आपको बताई कि वो बीमार थे, उसके बाद की पोजीशन आप डिस्कस कर रहे हैं। आदमी 3 दिन में 17 को बीमार थे, तो 18 तारीख को क्यों नहीं आ गए? बाकी मेरे को तो जो इन्फॉर्मेशन नरवाना साहब 18 तारीख को आ जाते, ये तो ऑपरेशन तो सारा उसके बाद हुआ है मेरे पास। चलिए, अदालत में भी वो विचाराधीन है, उस पर हमारा बनता नहीं है और ना ही हम करेंगे, वो अदालत ने फैसला करना है। फिलहाल इसमें एक जो जिम्मेदारी है नरवाना साहब, कानून के अलावा एक और जो लोकतंत्र का जो स्तंभ है वो भी बहुत अहम है, और उसके जो कर्ता धर्ता हैं, रखवाले हैं, उसको संभालने वाले हैं, बनाने वाले हैं, और वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता जो हैं रण सिंह मान जी। ये सारी बातें कोर्ट की ही आ गई है। बात और मैं आपको कहना चाहूंगा जी 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 कि आप ये देखिए कि मीडिया के कैमराज भी तोड़े गए। वो उस टाइम क्यों तोड़े गए, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट अब इस बात की इंक्वायरी करने लगी है। वहां पर जी बिल्कुल, वो बिल्कुल मीडिया ने अपना हक जो है, मीडिया का हक था कि वो अदालत में जाए, उन्होंने बात रखी, उसकी जांच हो रही है, मीडिया इससे संतुष्ट है, मीडिया ने अपनी सारी बात रख दी है। यस जी, तो रण सिंह मान जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये अदालतों की बात हो गई है, हर आदमी देश का, हर सरकार आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं जी, आपके पास आएंगे नरवाना साहब। रण सिंह मान जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की, बल्कि मैं तो कहूंगा कि सबसे बड़ी कर्ता धर्ता, फैसले कानून बनाना तक की आपके पास पावर है, उनका पालना करने की भी आपके पास पावर है। फिर भी ऐसा चल रहा है, आपकी सरकार हो, किसी दूसरी सरकार हो, बीजेपी की अब सरकार है,
सब कुछ ऐसा ही चलता रहा है और ये डेरे जो हैं फल फूल रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में फल फूल रहे हैं। जो अभी तक मामले सामने आए हैं गलत दिशा में वो जा रहे हैं, तो उसकी रोक सरकार क्यों नहीं लगाती है? निश्चित रूप से सरकार का ये फर्ज है कि वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करे जी। और इसमें किसी को यदि कोई इस तरह की बात उठाता है तो गलत नहीं है बिल्कुल भी जी। मैं इसके दूसरे पहलू पर बात करना चाहता हूँ जी, कि संत रामपाल जी थे। रामपाल जी को किसने आने से रोका? किसी नेता ने नहीं रोका, या बाहरी आदमी ने नहीं रोका, या प्रशासन ने नहीं रोका, या उन्हीं के समर्थकों ने रोका। डेरा सच्चा सौदा। उन्हीं के जो समर्थक, यदि आज उनके ऊपर रेप का केस है या उनको अपने जो अनुयायी हैं उनको नपुंसक बनाने के केस है जी, या हत्या के केस है, वो किसी बाहरी आदमी ने नहीं लगाए जी। वहीं हाँ, वो उनके अंदर से ही जो लोग हैं या जो प्रभावित हुए उन्होंने लगाए हैं, किसी और ने लगाए। वो बहुत संगीन केस है जी। आपको ये भी देखने की जरूरत है कि कोई भी डेरा या आश्रम यदि समाज सेवा है तो वो कब से शुरू की उसने? डेरा सच्चा सौदा ने बड़े पैमाने पे, चाहे वो पर्यावरण को लेकर के है, चाहे वो भ्रूण हत्या को लेकर के है, चाहे वो अग्निशमन बल तैयार करने का वो है, ये सारी चीज़ें तब की जब उनके ऊपर ये सारे संगीन आरोप लगे और वो मामला उनका कोर्ट में आया। जी। एक डॉक्टर आदित्य इंसा से जो आपने सवाल उठाया है रण सिंह मान जी, एक बहुत आपने अहम सवाल उठाया है। डॉक्टर आदित्य इंसा जी, आपसे एक जो रण सिंह मान जी कह रहे हैं कि जो भी आरोप लगे हैं वो जो आपके डेरे के भीतर के जो समर्थक थे, कई साल से भीतर रह रहे थे, उन्हीं की तरफ से ये आरोप लगे हुए जो मामले चल रहे हैं। आप मोबाइल पे मिलाओ यार बिट्टू, मोबाइल पे मिलाओ। आदित्य जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं जी। पहले तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, क्योंकि सिरसा शहर में 1992 के आसपास बाढ़ आई थी, 92-93 में, तब बहुत व्यापक स्तर पे 8 किलोमीटर लंबा। हेलो जी जी आदित्य जी, आपसे सवाल ये वाला था कि जो आरोप लगे हैं, चाहे वो यौन शोषण का है, चाहे वो हत्या का मामला है, चाहे वो कास्ट्रेशन का मामला है, वो सभी जो भगत थे, जो आपके फॉलोवर थे, उन्होंने ही लगाए हैं। और क्या? हाँ, मैं उसका पूरा मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। मैं बिल्कुल थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आदित्य जी, आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ बिल्कुल, जिस आरोप का 2007 में बयान आया है, वो व्यक्ति जो है सन 1999 और सन 2000 में डेरा को छोड़ के जा चुके थे। 2 साल के बाद गुमनाम चिट्ठी आती है। उस गुमनाम चिट्ठी का सिर पैर क्या है? पिछले 12 सालों में सीबीआई नहीं तय कर पाई कि उसको लिखने वाला कौन था, वो गुमनाम चिट्ठी कहां से पोस्ट हुई, उनको कुछ भी नहीं पता चला आज तक। और उसके बाद जो है 2007 में पंजाब के इलेक्शन होने के बाद अचानक ये 2 पीड़िताएं प्रकट हुई, जो कि लगभग 8-9 साल पहले डेरा को छोड़ के जा चुकी थी जी। दूसरी बात, इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं जो आप कैस्ट्रेशन का कह रहे हैं, तो 5 दिन पहले तक वही व्यक्ति यूट्यूब के ऊपर गुरुजी की उपमा कर रहा था। वो व्यक्ति 3-4 साल पहले डेरा छोड़ के जा चुका था, और उसके बाद भी जब भी आश्रम में आया तो गुरुजी की स्तुति में वो भजन उसने लाखों लोगों के सामने गाए हैं। तो अचानक यकायक ये क्यों हो जाता है कि डेरा चंद दिनों के बाद या सालों के बाद जो लोग हैं वो डेरा के खिलाफ हो जाते हैं? और फकीर चंद वाले केस में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बकायदा ये लिखा है कि डेरे के विरुद्ध मीडिया के कुछ अंश और राजनेता जो है वो मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। इस पे क्यों नहीं पूरी जांच हुई? और अगर इस बिंदु की भी जांच की जाएगी तो पूरा सच अपने आप बाहर आ जाएगा। चलिए डॉक्टर साहब, जांच इसमें चल रही है। एक आखिरी टिप्पणी रमनीक जी आपसे लेना चाहूंगा मैं। आपकी फिलहाल आपकी सरकार है और इसमें एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि जब डेरों की जांच की बात आई थी तो आपकी सरकार ने ही, आपके एडवोकेट जनरल ने ही कहा था कि इसकी उन्होंने विरोध किया था इस बात का। तो ये क्या आपका रुख है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये समझने वाली है कि 5 उंगलियां बराबर कभी नहीं होती जी। जो डेरे अच्छा काम कर रहे हैं जी, उनकी भी जांच की सिफारिश करी है। और जो सुनिए नहीं, मैं तो नहीं कह रहा बुराई है, मैं कह रहा हूं कि जो डेरे अच्छा काम कर रहे हैं उनकी भी जांच, और जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है उनकी भी जांच। जी बिल्कुल। हमारे समाज के अंदर एक प्रवृत्ति ऐसी बन गई है हमारी कि बुराई हमारे को दिखता है, बुरे का ही हम प्रचार करते हैं, अच्छे का हम प्रचार करते नहीं, अच्छा हमारे को दिखना बंद हो गया है। आज की तारीख में यदि मैं ये इस बात से मैं सहमत हूं माननीय उच्च न्यायालय की दृष्टिकोण से
कि अगर डेरों की जांच करनी है आप कीजिए उसकी जांच और वंस एंड फॉर ऑल इस मैटर को सेटल कीजिए। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा डेरा सही है कौन सा गलत है, बिकॉज ब्लैक शीप जो होते हैं वो हर एक विभाग में होते हैं। आर्मी में भगोड़े होते हैं, पुलिस में हम कहते हैं कि जी भ्रष्टाचारी होते हैं, पत्रकारों में भी हाँ जी बिल्कुल भ्रष्टाचारी होते हैं, राजनेताओं में भी होते हैं। देखिए ब्लैक शीप हर फील्ड में होते हैं, चाहे वो रिलीजियस है, चाहे सोशल है, चाहे पॉलिटिकल है। वक्त बहुत कम है, लेकिन ये जो बातें हैं ये चलती रहेंगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि जांच की बात है और जांच से अगर किसी को आंच आती है तो वो बाद की बात है, लेकिन जांच पर कोई भी ये अच्छी बात है कि सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। हाईकोर्ट की निगरानी में हाईकोर्ट के आगे जांच भी होगी। जी 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 जी। रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए जो कुछ हुआ, जब वो हाईकोर्ट में रिपोर्ट गई, हाईकोर्ट इतना नाराज हुआ, जो रोहतक में केस चल रहा है उस केस को भी किसी अन्य ट्रायल कोर्ट में भेजने के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस जजमेंट में ये भी लिखा है कि क्यों ना ये किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाए, इस प्रकार की दिक्कत होगी। जी बिल्कुल, अभी समय बहुत कम है और आखिर में यही है कि आमतौर पर कहा जाता है कि जो भी होता है अच्छा ही होता है। रामपाल का जो मामला हुआ उसमें कम से कम एक बात अच्छी आई कि जो सुरक्षा को लेकर के सवाल उठे हैं, ट्रेनिंग को लेकर के सवाल उठे हैं, उनकी जांच की बात सामने आई है। और उम्मीद यही हम सबको करनी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर आदित्य इंसा आप भी फोन लाइन पर रहे, नरवाना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और स्टूडियो में मेहमान जो मौजूद हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हरियाणा विशेष में आज इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा। नमस्कार।